नमस्कार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप ही समझिए, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसीलिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आज स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, यूनानी चिकित्सा के एक्सपर्ट डॉक्टर ओसामा अख्तर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो हमें यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में बताइए। यूनानी चिकित्सा पद्धति देखिए, एक पुरानी जो हमारी जो हर्बल मेडिसिन की बहुत सारी, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, इसी तरीके से एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें 90% हर्ब्स का यूज़ किया जाता है। उसमें 5% 7% अबाउट जो है आपका मिनरल्स का यूज़ किया जाता है और 2 से 3% जो है एनिमल ओरिजिन की भी कुछ मेडिसिन उसमें होती है। और इसमें जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो है ट्रीटमेंट का होता है वो टेम्परामेंट बेस्ड होता है कि हमारा ह्यूमन का बॉडी जो है वो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट है। जैसे उसमें 4 टेम्परामेंट पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्ड है, जैसे कि हॉट है, कोल्ड है, वेट है एंड ड्राई है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार, रतब, बारिद, याबिस। इसके इक्विलिब्रियम में, इसके तनासुब जो है बैलेंस में अगर होता है तो हमारी बॉडी जो है हर पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन का जो है वो आपका जो है टेम्परामेंट या उसका मिजाज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसका अपना क्षमता कह सकते हैं हम। जी, तो उनका अपना होता है। उसी तरीके से मेडिसिन भी जो हमारे हर्ब्स को यूज़ करते हैं, वो हर्ब्स का भी जो है डिफरेंट टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही, जैसे कोई बीमारी होती है उसको डिजीज़ भी बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर जो है हर एक डिजीज़ का अपना एक टेम्परामेंट होता है। कोई ऐसी बीमारियाँ होती है जो हीट से रिलेटेड होती है, कुछ कोल्ड से रिलेटेड होती है, कुछ वेट से रिलेटेड होती है, कुछ ड्राइनेस से रिलेटेड होती है। और उसी के अकॉर्डिंग जो बीमारियाँ होती है उसमें जो है हम उसका टेम्परामेंट देखते हैं, क्या ये जो है किसकी वजह से हुआ है। और फिर हमारे बॉडी के अंदर फिर 4 ह्यूमर्स भी हैं। ह्यूमर्स यानी कि उसमें 4 तरह के फ्लूइड हैं, जैसे ब्लड जिसको कि दम बोलते हैं, उसी तरीके से सफ़रा जिसको कि आप येलो बाइल या बाइल बोलते हैं, फिर एक दूसरा है सौदा जिसको ब्लैक बाइल, एक बलगम जिसको फ्लैगम बोलते हैं। ये 4 जो हमारे बॉडी के अंदर जो है ह्यूमर्स हैं, इनके भी बैलेंस और टेम्परामेंट के बैलेंस, इनका भी एक अलग अलग टेम्परामेंट है। जैसे सौदा है या जिसको ब्लैक बाइल बोलते हैं, उसका हार या बिस या हॉट एंड ड्राई उसका टेम्परामेंट है, नहीं हॉट और बारिद। इसी तरीके से मान लीजिए बाइल है तो उसका टेम्परामेंट है जो है आपका हॉट एंड ड्राई। तो अलग अलग जो ह्यूमर्स है उनका भी टेम्परामेंट है, उनके बैलेंस की गड़बड़ी से भी बीमारियाँ होती है, ये कंसेप्ट है। और उसी पे जो है हर्ब्स से ही हम मेनली जो है ट्रीटमेंट करते हैं, टेम्परामेंट को बेस्ट बना करके। मतलब हर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है यूनानी चिकित्सा पद्धति में। तो सर, जान लिया हमने कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है। और आजकल गर्मियों का मौसम है और लगातार मौसम में बदलाव होते जा रहा है। पिछले साल की गर्मी की अपेक्षा इस बार गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। और ऐसे में एक समस्या आती है सर, हीट स्ट्रोक की, जिसे कि लू लगना कहते हैं। तो उस बारे में कुछ बताइए हमें। लू लगना जैसे कि मेन तो जैसे कि हम अभी पहले भी मैं बोल रहा था एक चीज़ है कि गर्मी के जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है जो है अर्थ की, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो एक प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये इससे हट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो प्लांटेशन पे हम अपने आसपास में जहाँ पर अगर पेड़ पौधे लगा सकते हैं उसको लगाएं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो और इस तरह की सिचुएशन जो रेगुलर जो है डे बाई डे जो है हीट बढ़ता जा रहा है अर्थ का, वो फ़र्क उसका जो है कम हो। दूसरी चीज़ हीट वेव या लू लगना जिसको बोलते हैं, या सन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, ये बीमारी इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ख़ास करके जो है एक्सट्रीम एज में जो लोग होते हैं, जो एक्सट्रीम एज में यानी कि जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बिलो 4 ईयर एज, 5 ईयर एज बिलो, या 60 या 65 ईयर के अबव जो लोग हैं, एज है, मेल है फीमेल है, तो उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। यंग्स को भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं उनको करेगा, लेकिन उनको रेशियो कम है एंड कंपेयर टू जो है बहुत ज़्यादा बच्चे हों या बहुत ज़्यादा ओल्ड हो। तो इसमें ख़ास ख्याल तो एक तो सबसे पहली चीज़ें हमें ये करनी है कि ऐसे चीज़ें ऐसे टाइम में ख़ास करके, और जो गर्मी जो लू लगती है और जो सन स्ट्रोक का ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो अर्ली मॉर्निंग की गर्मी है उसमें कम शायद इफेक्ट पड़ता है वो, और जो एकदम इवनिंग के टाइम में मेन जो है 10 से 11 बजे से बोल सकते हैं 4 बजे के बीच में। तो ऐसे टाइम में तो ऐसे लोगों को जो एक्सट्रीम एज के लोग हैं उनको बाहर जाने के लिए भी मना करें कि उसको इसका अफेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये क्या है कि अगर बाहर जाते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें, जैसे खान पान में तरल पदार्थ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। खान पान में अपने ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें जिसके अंदर लिक्विड ज़्यादा हो, जैसे अभी सीज़न भी है वैसे फ्रूट्स का, जैसे कि आपका वाटरमेलन है या मुस्क मेलन है
या आपका कुकुम्बर है हाँ। है ना, खीरा ककड़ी है, जी, या बिल्कुल। तरबूज वगैरह जो भी मार्केट में ये सारी चीज़, इसके अंदर लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे तरल पदार्थ का फ्रूट्स में यूज़ करके बाहर जाए ताकि ब्लड में ये जो है हमारे बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट की कमी ना हो। डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट या फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन, सन स्ट्रोक उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम सन में अगर बाहर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में बाहर सन के जो है धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मान लीजिए कि हमारा बॉडी हीट को रेगुलेट नहीं कर पाता। सन स्ट्रोक असल में बोलते क्या है, पहले तो इसको बेसिकली यही समझ लीजिए कि जब भी हम जाते हैं हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम चाहे बहुत ज़्यादा हीट में जाएँ या बहुत ज़्यादा ठंडी में जाए, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा बॉडी मेंटेन करके रखता है। और ये मेंटेन करता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है जो हीट रेगुलेटिंग, वहीं पर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो हीट, उसमें लिम्बिक सिस्टम है जो हमारा बॉडी उसमें हाइपोथैलेमस में वो कंट्रोल करता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड में जाते हैं तो हमारा बॉडी सर्कुलेशन को बढ़ा करके और मेंटेन करता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहे। और इसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा हीट में जाते हैं, अगर आपका 50 के आसपास में टेम्परेचर अगर चला जाता है तो ऐसे टाइम में भी हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर से फ्लूइड का जो है वो पोर्स होते हैं हमारी स्किन में, उनसे निकाल करके उसको इवोपरेट करता है, साथ में हीट को वो रिलीज़ करता है, जिसके ज़रिए इवोपरेशन के साथ में हीट भी जो है हमारे बॉडी से बाहर की तरफ जाती है, जिससे बॉडी कूल करके उससे 37 डिग्री के आसपास में बॉडी को मेंटेन करता है टेम्परेचर को। अगर यही हम बाहर निकलते हैं और यही मेंटेन करना हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है, को अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जा रहा है, या फ़ारेनहाइट में देखें तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि इसको सन स्ट्रोक या जो हीट वेव का इफेक्ट इसको हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमको मेंटेन करना अच्छा। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ का यूज़ नहीं करते और हमारी स्किन के अंदर जो है सन टैनिंग भी जो होती है उसमें ब्लैकनेस हो जाती है। और क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के पोर्स से जो वाटर निकल करके हमारे बॉडी को कूलिंग का काम कर रहे हैं, फिर वो जो है हवा में जब वेपराइज होते हैं तो साथ में हीट को लेकर के उड़ते हैं वो। तो क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा जब सन टैनिंग होती है हीट में ड्राई, और उसके बाद हमारा जो स्किन है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। अच्छा। तो उससे जो है वेपर्स या जिसको हम स्वेटिंग या पसीना जिसको बोलते हैं वो नहीं निकल पाएगा और बॉडी की कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उस कंडीशन में। तो ये सारे इफेक्ट इस तरीके से सन स्ट्रोक में या जो हीट की वजह से है ये होता है और हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है उसको। तो इसकी वजह से सबसे मतलब दूसरी चीज़ें भी होती है, आपका हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर कंडीशन होगी। तो उसको सब तो पहले तो है कि इसमें इवन की 4% 5% देखा गया है कि हीट वेव की वजह से डेथ भी हो जाती है अगर उसको प्रॉपर जो है केयर नहीं करेंगे तो। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं सर कि इतने डेथ हो गए लू के वजह से। अभी बल्कि बहुत बार अखबार मैंने खुद पढ़ा कि जो है झारखंड के अंदर 15 लोगों की, अभी 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि 15 लोगों की डेथ हो गई। यूपी में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है खास करके, लेकिन उसमें आप देखेंगे जो डेथ होने वाले पर्सनस हैं तो ज़्यादातर एक्सट्रीम एज के ही लोग आमतौर से, या तो ओल्ड एज है या तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अभी मैंने तो देखा 2-3 दिन पहले पेपर में ही जो है कानपुर में चलते हुए स्टेशन में एक स्टूडेंट की सडनली जो है वो सन स्ट्रोक की वजह से गिरा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो गिरा और सडनली डेथ हो गई। तो क्या होता है कभी कभी हाइपोवोलेमिक शॉक यानी कि सन स्ट्रोक की वजह से, जैसे हमारा बॉडी फ्लूइड की तरल पदार्थ हमने लिया नहीं है और बाहर हम जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी बॉडी को कूलिंग करने के लिए, और हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होने की वजह से फ्लूइड की कमी होगी हमारे ब्लड में, और उसके क्या मेंटेन करने के लिए हमारा ब्लड तो पंप करता रहेगा उसका जो फंक्शन है, और फिर हाइपोवोलेमिक शॉक करके फिर वो सडनली सिंकोप हो सकता है, सडनली वो बेहोश होकर के जिसको बोलते हैं फेंटिंग हो सकती है, बेहोश हो जाएगा, इवन की कोमा में जा सकता है ऐसे पेशेंट। ये सारी चीज़ें हैं सर, विस्तार में जान लिया हमने कि हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं, लू लगना क्या होता है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो कैसे पहचानेंगे हम कि किसी को लू लग गई है या हीट स्ट्रोक हो गया है? स्ट्रोक देखिए सबसे पहले तो देखिए उसके स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत अगर मामूली तौर से अगर किसी को सन स्ट्रोक हुआ है तो सिर्फ हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा हीट वेव लू लगी है अगर किसी को तो बहुत मामूली अगर है तो सिर्फ हेडेक हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर जो मैं कह रहा हूँ कंट्रोल नहीं कर पाता तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है, उसका बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाए, इवन कि हम उसको एंटीपायरेटिक या बुखार कम करने वाली दवाएं या टेम्परेचर को नॉर्मल करने की मेडिसिन जो भी देते हैं तो भी वो नहीं हो पाता है वैसे कंडीशन में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में वैसी होती है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, एक चीज़ और है कि गर्मियों में सिर्फ हम देखते हैं कि सन स्ट्रोक ही नहीं, बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया वगैरह भी उनके लिए आइडियल मतलब टेम्परेचर होता है। बहुत ज़्यादा
चूँकि गर्मी भी पड़ रही है और साथ में हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी भी है, ऐसा नहीं कि ड्राइनेस हो, तो ह्यूमिडिटी तो उनको बैक्टीरिया वगैरह इजीली ग्रो करते हैं। तो खास करके इसमें खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ध्यान रखें कि बासी चीज़ें बिल्कुल भी ना यूज़ करें खाने में। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड दोनों चीज़ें यूज़ करें। फ्रेश फ्रूट मतलब जो भी फल वगैरह है वो ताज़ा फल का यूज़ करें, बासी और फ्रिज में बहुत देर तक खाना रख के फ्रिज में भी ना यूज़ करें, क्योंकि उस कंडीशन में भी उस तरीके से बैक्टीरिया वगैरह इजीली ग्रो करते हैं। बाहर निकलते हैं तो आप खान पान में तो ध्यान रखना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है ना। तो डिहाइड्रेशन होता है तो लोग समझते हैं सिर्फ पानी पी लेंगे तो हमारा डिहाइड्रेशन कमी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। अब जब भी आपको डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी भी स्वेटिंग हो रही तभी डिहाइड्रेशन होगा, या लूज़ मोशन हो रहा है, या आपका सनस्ट्रोक में लूज़ मोशन भी होता है, डायरिया कंडीशन हो जाती है, तो भी आपका जो है डिहाइड्रेशन होगी। तो उसमें सिर्फ तरल पदार्थ फ्रूट्स ऐसे ले जिसके अंदर जैसे डाब का पानी जो है तो कॉमनली यूज़ करते हैं लोग, या बाहर निकल रहे हैं दही का यूज़ करिए। दही का यूज़ में 2-3 फ़ायदे हैं। सिर्फ ये है कि गर्मी में आपको तो बॉडी को वेट रखता है, उसका टेम्परामेंट भी है जो हम बोलते हैं यूनानी में कि उसका कोल्ड है, तो हमारे जो ठंडा कूलिंग का इफेक्ट भी करेगा। दूसरी चीज़ उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोएसिड बेसिलस जो है, तो वो भी हमारे इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मान लीजिए डायरिया या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, आपको इंटेस्टाइन को भी वो प्रोटेक्ट करता है। बाहर अगर आप जाते हैं तो सिर्फ पानी फ्लूइड का नहीं, ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें मौजूद है, जैसे मैंने अभी बताया डाब का पानी जैसे है, कोकोनट वाटर, और इसी तरीके से जो है आप जो है पानी लेते हैं तो उसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ लें, ठीक है ना। तो उसके अंदर देखिए नींबू इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके अंदर विटामिन सी भी है, तो वो भी आपको हीट में या इस तरीके से बाहर, तो विटामिन सी भी आपको स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है और वो है कूलिंग इफेक्ट भी बचाव करेगा हमारा। कूलिंग इफेक्ट, या सिट्रस फ्रूट का यूज़ करें, खाली पेट में ना ले उसको, एक चीज़ का ख्याल रखेंगे क्योंकि उससे एसिडिटी वगैरह आपको हो सकती है, लेकिन कुछ खाना पी ले उसके बाद सिर्फ सिट्रस फ्रूट का, जैसे आपका ऑरेंज अगर अवेलेबल है तो, या कुछ नहीं है तो पानी में जो है थोड़ा सा मीठी चीज़ें, थोड़ा सा नमक, सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक ऐसे में, बल्कि मैं तो बोलूँगा ऐसे में सेंधा नमक का यूज़ ज़्यादा करें, सेंधा नमक या जिसको लाहौरी नमक बोलते हैं जी। तो उसके अंदर चूँकि पोटेशियम की क्वांटिटी अच्छी होती है, जो नॉर्मल हम लोग जो खाने का नमक घरों में यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम भी हालांकि हमें चाहिए, लेकिन उसमें भी सोडियम है, जो सेंधा नमक है उसमें पोटेशियम भी होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के अंदर जो स्वेटिंग होती है, तो सिर्फ पसीने के साथ में हमारा जो स्वेट के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे स्किन के ज़रिए से निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसी में जहन में आ गई मेरी बात, जो स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग में देखेंगे आप गर्मियों में गर्मी के दाने भी निकलते हैं, बिल्कुल घमौरियाँ बोलते हैं जिनको। क्यों होता है वो? क्योंकि जब स्वेटिंग हो रही है, अगर आप बार बार नहाएंगे तो नहाने की वजह से ठंडा इफेक्ट करके, ऐसा नहीं कि वो फुंसीने निकल रहे हैं, एक्चुअली क्या है ना कि जब हम निकलते हैं तो उसकी वजह से समझिए कि जो सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, एसिडिटी टाइप की जो है स्किन के अंदर हो जाती है, और उसकी वजह से जो पोर्स होते हैं जो जिससे स्वेटिंग हो रही है वो पोर्स क्लोज कर जाते हैं। अच्छा। इलेक्ट्रोलाइट्स या जो सॉल्ट वगैरह निकल रहे हैं तो पोर्स क्लोज करेंगे तब भी वो निकलना, मतलब जो कि बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग होने की, मतलब हमारी स्किन की जो फंक्शन है उसमें से एक वो है, तो वो चाहे कि मैं एवोपरेट करूँ या स्वेटिंग, लेकिन वो पोर्स चूँकि क्लोज हो जाते हैं तो फिर वो दाने निकलने लगते हैं। तो अगर आप उसको बॉडी को क्लीन करने लगते हैं, अगर 2 बार 3 बार अगर धूप में जाते हैं, उससे पहले नहा के निकले, धूप से आते हैं तो नहा लें, तुरंत नहीं नहाए। एक चीज़ ये भी है कि धूप से आते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने बॉडी को नॉर्मल बॉडी के रूम टेम्परेचर पे बॉडी को होने दें, उसके बाद फिर आप एक बार नहाएं या बॉडी को क्लीन कर लें, जो साफ़ कपड़े से कपड़े को भिगो करके स्किन को साफ़ कर लें, तो उस कंडीशन में भी देखेंगे वो कूलिंग का भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम जब अगर नहाते हैं तो, लेकिन वो स्किन की क्लीनिंग हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी स्किन के ऊपर लगे हैं तो फिर वो गर्मी के दाने भी नहीं निकलेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई। जैसे सर कॉमन अवधारणा होती है कि लू लगने से बचने के लिए हमें पानी पी लेना चाहिए, आपने उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और फिर एक ये है कि गर्मी से बचाव के लिए इन्फेक्शन ना हो इसलिए हमें बार बार नहाना चाहिए, तो इस बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर वापस मैं बात करूं यूनानी चिकित्सा की, तो सर पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है यूनानी चिकित्सा के अंदर? अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ही सनस्ट्रोक का ही पेशेंट आता है, तो सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं। अगर मान लीजिए डायरिया हो रहा है तो डायरिया। अच्छा, एक चीज़ है उसमें मैंने जैसे भी नींबू का ही बताया, हमारे यहाँ एक गर्मियों में बचाव के लिए एक शिकंजमीन, एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, शिकंजमीन है। शिकंजमीन लेमोनी ही नाम है उसका, लेमू चूँकि उसका मेन इंग्रीडियंट है, और सिरका वगैरह भी देते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो विनेगर जिसको बोलते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। तो वो पेट को कूलिंग करने का भी इफेक्ट करता है और वो सनस्ट्रोक से भी बचाता है वो, ठीक है। और आप उसके अंदर चूँकि कुछ जो है सॉल्ट जैसे सेंधा नमक का भी यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी वो जो है
पूरा करता है। इसी तरीके से कूलिंग के लिए हमारे यहाँ एक शरबत संदल, चूँकि संदल उसका मेन इंग्रेडिएंट है, अच्छा। संतलम एल्बम जिसका साइंटिफिक नेम है। तो शरबत संदल जो है उसका जो संदल की लकड़ी होती है उसका जो बार्क है उससे पाउडरिंग करके उसको बनाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके, तो उनको यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी कूलिंग का भी काम करेगा। और फिर जो है इफेक्ट से बताया, जैसे मैंने अभी फ्रूट्स ही बताया ये, तो ये भी हमारे यहाँ यूनानी में उसको यूज़ करते हैं। जैसे अच्छा। आपका तरबूज है, खरबूज है, इनको देते हैं, है ना, एज ए कंपाउंड फॉर्म, मतलब उसका जो है उसको खाने के लिए भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, और उसको जो है कि वो एज ए मेडिसिनल की वो आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, तरबूज के अंदर जो है ना गर्मी में वो वाटर कंटेंट तो उसमें है ही, फ्लूइड भी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें मौजूद है। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम भी होता है और आपको शुगर भी, तो शुगर भी इलेक्ट्रोलाइट्स में, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज भी चाहिए आपको एनर्जी के तौर पर, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें है फ्रूट्स में। और मेडिसिन के तौर पर जैसे शिकंजबी नींबू है या शरबत आपका बजूरी देते हैं, एक दवा है, वो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के बीज से ही बनाया जाता है, उसको शरबत बजूर बोलते ही बीज को या सीड्स को। तो इसमें जब है मैं बीज भी बोलूँगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो गर्मी में, जैसे खीरा ककड़ी भी मैं बोल रहा हूँ कि खाने के लिए आपको जो है उसमें तरल पदार्थ भी है और कूलिंग का भी काम करेगा। उनके ही बीज से जो है तरबूज खरबूज जो है और खीरा ककड़ी, इनके बीज से ही उसको बनाते हैं शरबत बजूरी, कंपाउंड फॉर्मुलेशन में है ये, तो उसको भी पीस यूज़ कराते हैं ताकि वो कूलिंग इफेक्ट करे और साथ में जो है आपको सन स्ट्रोक वगैरह से। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई सिम्टम अगर आपको आ रहा है, मान लीजिए डायरिया है, तो डायरिया के अकॉर्डिंग फिर उसको हम जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये हुआ कि जो उसको जैसे डायरिया है तो उसको प्रिवेंट जो है कैसे प्रिवेंट करें। अगर मान लीजिए डायरिया ज़्यादा हो रहा है, अगर ब्लड भी आ रहा है, तो उसी तरीके से हम जैसे देते हैं, पुर्सपेचिस है या डायरिया है तो उसमें जो है आपका अलग दवाएं हैं, जैसे सुफूफे मुकडियासा है कंपाउंड फॉर्मुलेशन में, तो उसको देते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रही है तो शिकंजबी लेमूनी है या शरबत अनार तुर शेक हमारे यहाँ आता है। अच्छा। वो अनार से ही बनाया जाता है। अच्छा। उसको भी अनार का जो फ्रूट्स है उसका जूस निकाल करके वो कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाते हैं। वो इसी के लिए समझ लीजिए वो सन के हिसाब से और भी इफेक्ट है उसका। अगर ब्लीडिंग हो रही तो एक तो ब्लीडिंग अनार के अंदर ब्लीडिंग को चेक करने की भी कैपेसिटी होती है उसके बार्क में, और उसके फ्रूट्स में जो होता है वो ब्लड बनाने वाली चीज़ें हैं, चूँकि अंदर उसका आयरन भी है, विटामिन सी भी है और विटामिन बी के भी कुछ जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। जी, तो सर जाना हमने कि यूनानी चिकित्सा में औषधीय चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती है, फलों का इस्तेमाल होता है। अगर बात करूं मैं डायबिटिक की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लार्ज स्केल पर डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे देश में। तो अगर पानी के रूप में वो नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। नहीं, नारियल पानी में शुगर बढ़ने के चांसेस नहीं अच्छा, होते। फिर या फिर अगर मैं बात करूं तो क्या ये मिथ है कि नारियल पानी पीने से शुगर बढ़ता है? नहीं, नारियल पानी से नहीं, तरबूज खाने से बढ़ सकता है। अच्छा, तरबूज खाने से बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ करेंगे तब बढ़ेगा। नारियल पानी में ऐसा शुगर नहीं होता, वो इलेक्ट्रोलाइट्स में उसमें शुगर नहीं है। अच्छा, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम है लेकिन शुगर नहीं है। लेकिन हाँ, तरबूज में तो सोडियम पोटेशियम मिल जी 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 मिथ है। मतलब अगर ये किसी को अगर ये सोचते हैं कि नारियल पानी पीने से शुगर बढ़ रहा है तो ये गलत मिथ है। ये आप जो है इसका कंसेप्ट सही करें। बहुत अच्छी चीज़ जान ली हमने कि नारियल पानी डायबिटिक पेशेंट को पीना चाहिए, उसमें शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती है बॉडी में। अगर सर मैं खान पान की बात करूं तो किस तरह ध्यान रखना चाहिए हमें गर्मियों में, किस तरह के खान पान अपनाने चाहिए? देखिए, खान पान में तो सबसे पहले गर्मियों में हमारा जो है ना पूरा बॉडी जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जी, दूसरे जैसे हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए उस पर ज़्यादा फंक्शन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बहुत ज़्यादा हेवी फूड लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है ह्यूमन बॉडी का, वो फोकस्ड है ज़्यादा कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जब से मैंने बताया भी कि हमारा बॉडी, हमारे ब्रेन जो है हमारे बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो अगर हम हेवी फूड लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारा बॉडी उस टाइम में काम करता है, जब कोई चीज़ें हम खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब हमारे लीवर में जाता है तो हमारा BMR बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ जाता है। जी। अगर हम कोई हेवी डाइट लेते हैं, बहुत सारा ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो BMR बढ़ेगा, तो हीट और बढ़ेगी। तो ऑलरेडी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर बढ़ी हुई है और हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो हेवी फूड हमारे लिए सूट नहीं करेगा इस टेम्परेचर में। तो लाइट फूड लें, ऐसा भी जो भी चीज़ें हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जैसे आप फ्रूट्स, मैंने कहा, तो फ्रूट्स में आमतौर पर क्या है कि वो ज़्यादातर उसमें ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। बहुत हेवी फ्रूट अगर जिसके अंदर ऑयल के कंटेंट ज़्यादा हो, है ना, या इस तरीके की चीज़ें हो जो इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो,
तो ऐसे फ्रूट्स लेंगे तो वो थोड़ा सा हेवी फूड होगा और उसको डाइजेस्ट करना इजीली इस गर्मी में थोड़ा डाइजेस्ट होगा, लेकिन फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या तो फिर आपको ऐसे एटमॉस्फेयर आपको फिर बाहर फिर नहीं निकल सकते इस तरीके से। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वही कहा कि जो इसी तरीके से सब्जियां हैं जो इजीली हो, जैसे लौकी है, तुरई है, इन तरह की चीज़ें हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल है। अब बहुत ज़्यादा इसमें आपको बॉडी को वर्क नहीं करना पड़ेगा, हाँ वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें जब वर्क नहीं करना पड़ेगा तब बीमार नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये फिर गर्म या हमारे बॉडी के अंदर जो है गर्मी पैदा नहीं करेगी, यानी कि ये कूलिंग इफेक्ट इसका रहेगा कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर। तो ऐसे लाइट फूड का यूज़ करें। अच्छा एक चीज़ और है, हमारे बॉडी का जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है या तब देखेंगे लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन कम जाता है। बिल्कुल। तो हमारे बॉडी के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वही हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है और दूसरे पार्ट से भी, जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। वो हमारे मूड का, उसका और भी फंक्शन है बहुत सारे जो है आपका दूसरी जो है लाइफ में, लेकिन उसका हमारे बॉडी को मूड को ठीक रखना भी उसका एक काम है। तो जब बॉडी हमारा दूसरी तरफ ज़्यादा फंक्शन करता है तो सेरोटोनिन का सिक्रेशन या उसका न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम होता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ाहट या अजीब सा इरिटेटिंग टाइप का जो है मिजाज होता है। तो ऐसे में बल्कि अभी मैं एक दिन देख रहा था इसी के ऊपर एक रिसर्च जो है कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर जो है रिसर्च करके भी देखा गया कि जिनको एग्ज़ाम के टाइम पे कि एक एसी के रूम में रखा गया कुछ बच्चों को, स्टूडेंट को, आधे स्टूडेंट्स को, और आधे स्टूडेंट्स को एसी जो टेम्परेचर जो गर्मी में है उसमें रखा गया। तो उनका जो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ऐसे बच्चों का जो एसी में रहे रात भर, उनको अच्छी नींद भी लगी, तो सेरोटोनिन का सिक्रेशन उनका बहुत अच्छा हुआ, उनका मूड फ्रेश रहा, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किए। ऐसे स्टूडेंट जो कि आपका एग्ज़ाम मतलब जो गर्मियों में रहे बिल्कुल परेशान हाल, सही से नींद भी नहीं पूरी हो पाई उनकी उसकी वजह से। और चूँकि वो इफेक्ट मूड को अच्छा रखता है तो नींद भी अच्छी आती है, और जब वो गर्मी में परेशान रहे उसका सिक्रेशन कम हुआ तो उनका एग्ज़ाम मतलब नींद भी अच्छी नहीं लगी, उनका मूड भी अच्छा नहीं रहा और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस भी उनकी उतनी अच्छी नहीं हुई, उनका रिजल्ट पे ऐसा। तो ये रिसर्च में देखा गया। तो इस तरीके से जो है हमको अपने बॉडी को मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको करने के, खाने पीने में या अपने आप को एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश करें जिसमें कि हमारा बॉडी रिलैक्स मूड में रहे। तो मतलब कि गर्मियों में झल्लाहट भी हो सकती है, हमें चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, हमें तो मौसम का बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा मैं जब पढ़ रहा था पहले शुरू में कि किसी को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो उसमें बोलते कि इसको पानी दे दीजिए। तो गुस्सा आना, तो अब उसका साइंटिफिक रीज़न है। पहले लोग हालांकि वो नहीं हो सकता है कि उस रीज़न को नहीं जानते हो, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि इसको पानी पिलाएंगे तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो वाटर का दो काम है, जैसे इसमें तो एक तो कूलिंग का भी काम करेगा और हमारे मूड को जो वाटर की कमी से भी हमारा मूड जो है इरिटेटिंग होता है। सेरोटोनिन जैसे वो तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने सिक्रेशन कम होगा तो, लेकिन वाटर जो है हमारा वो तो कूलिंग करेगा तो सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि तरल पदार्थ की कमी से भी हमारा बॉडी के अंदर इरिटेशन का जो होता है वो होता है। तो दोनों तरीके से किसी को पानी देते हैं तो गुस्सा कम होगा, वो कंसेप्ट है वो। तो सर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूं गर्मियों में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। फिर एक चीज़ होती है नक्सीर फूटना कहते हैं, लोगों का बैठे बैठे नाक से खून निकलने लगता है या फिर धूप में जाते हैं तो नाक से खून आने लगता है। तो सर इसकी क्या वजह होती है और इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए नक्सीर फूटना असल में देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। पहले तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, नक्सीर फूटना गर्मी में तो है कॉमन, ठीक है। उसकी एक वजह है कि सबको नक्सीर भी फूटती नहीं। एक तो सर्कुलेशन हमारा बॉडी में, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जब हमारे एक्सटर्नल जो बॉडी का जो जिसको आउटर एरिया जिसको हम बोलेंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगा उसमें। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो स्वेटिंग करने के लिए है ना। बिल्कुल। तो उसकी वजह से बॉडी स्वेटिंग करने के लिए, लेकिन उसके साथ में अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, खास नक्सीर फूटने का मेन रीज़न जैसे होता है बहुत ज़्यादा जो होता है बीपी, कभी कभी क्या होता है कि बीपी बढ़ जाता है ऐसे कंडीशन में। नक्सीर कम एज में तो ऐसा कम होगा, ओल्ड एज में ये होगा कि जिसका बीपी बढ़ गया हो उसकी वजह से आपका जो है नक्सीर फूटना जिसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस जो है आपका एक हमारे नोजल एरिया में जो है वुडरफ एरिया एक होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टरीज की सप्लाई है ना। तो बहुत ज़्यादा आर्टरी, एथमाइडल आर्टरी होती है, एक हमारे बोन होता है जो फेस जो ये बोन है ना ये चेहरे पे, ये एथमाइड बोन है, वहीं पर से जो आर्टरी आ रही है उसको एथमाइडल आर्टरी बोलते हैं। और वो वुडरफ एरिया बनाता है आपका नोज़ के अंदर में, आपका जो नोज़ के बीच में एक जो सेप्टम जिसको बोलते हैं बीच में पार्ट डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी सप्लाई होती है वुडरफ एरिया में जो आर्टरीज, तो वो बर्स्ट कर जाती है जी। जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कभी हो सकता है, या सर्कुलेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगी, उसकी वजह से गर्मी से भी हो सकता है
है ना। दोनों कंडीशन मैंने वैसे कहा कि बीपी बढ़ने से भी हो सकता है, तो वो ठंडी में भी होगा वो, जिसको होगा बीपी बढ़ने की वजह से। अच्छा। उसका गर्मी में से उसका, लेकिन जिसको गर्मी की वजह से अगर हो रहा है तो मतलब वो तो उसके लिए बीपी बढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो बगैर बीपी भी बढ़े नॉर्मल कंडीशन में भी उसे होगा। और वो फिर इजीली फिर जो है वो उसका फिर कोल्ड पैकिंग हम लोग करते हैं कि सबसे पहले तो उसको बर्फ़ में जो है या उसको लगा करके, ताकि वहाँ पर बर्फ़ लगाएंगे तो क्या करें, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं ना, कि वेसल्स जो होती हैं, जो आर्टरीज होती है, उसको सिकुड़ लेता है वो, ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए जल्दी से। तो उसको ये करते हैं, या फिर मेडिसिन भी देते हैं जो हमारे यहाँ। खान पान का कोई विशेष ध्यान रखना हो अगर इसमें तो? खान पान का जैसे देखिए, खान पान में जैसे कि ऐसी चीज़ न दें जो कि ब्लड थिनिंग का काम करती हो। ब्लड थिनिंग का काम करेगी तो उसमें ब्लीडिंग, जैसे खास करके जो ब्लड प्रेशर की दवाएं खाते हैं उसमें एस्पिरिन का जो यूज़ करते हैं, और एस्पिरिन का काम ही है ब्लड को थिनिंग, यानी कि वो ज़्यादा बोलते हैं कि उसको देते ही हैं कि जिसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो और उसमें जो है उनका जो है फैट का डिपोजिशन हो रहा है, तो ब्लड का थिनिंग करेगा तो उसका फैट जो है इजीली जो है वो ब्लड जो है सर्कुलेट करेगा उसके हार्ट में भी, और फैट का डिपोजिशन नहीं होगा। तो ऐसे लोग को फिर उस कंडीशन में बोलेंगे अभी थोड़ा सा एस्पिरिन को रोकिए आप, जो कोई दूसरी परेशानी आपको बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ें जो सिम्टोमेटिक ब्लड को चेक करने के लिए जो मेडिसिन है हमारे यहाँ, जैसे कि दमुल अखवैन है जो ब्लड को चेक करती है, या शरबत हबुलास है, या शरबत अंजबार है, इनको देते हैं ताकि वो ब्लड को चेक करें, ब्लीडिंग को ना होने जी। सर बहुत सारी जानकारियाँ आज दी आपने हमें। अगर मैं बात करूं सर कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये तो गर्मी की बात हो गई, लेकिन आम दिनों में भी वो कैसे खुद का ख्याल रखें, कैसी चीज़ों को अपने खान पान में वो शामिल करें ताकि वो बीमारियों से दूर रहें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे, गर्मियों में ऐसे मतलब जब भी अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आई है कि दिन में जो है 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो खास करके स्ट्रीम एज, बल्कि स्कूल भी गर्मियाँ छुट्टी हो रही, इसी वजह से जो है कि छोटे जो स्ट्रीम एज में जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, उनको दिन के 11 बजे और शाम के 4 बजे तक या 4:30 बजे तक उनको बाहर ना निकलने दें, पहली चीज़ है। और अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में वो बाहर भेजते भी हैं तो तरल पदार्थ का यूज़ करें, इलेक्ट्रोलाइट ORS भी जैसे मार्केट में मिलते हैं या मेडिकल स्टोर से लेकर के उसको, नहीं तो सबसे अच्छा कोकोनट वाटर बेस्ड ORS है, समझिए हमारे बॉडी के लिए है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद है और आपको जो है तरल पदार्थ भी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, फ्रूट्स का ज़रूर सेवन करके अगर निकले, चाहे खीरा, ककड़ी या तरबूज, खरबूज जो मैंने फ्रूट्स लिया है तो उनका यूज़ करने के बाद ही बाहर निकले। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि तरल पदार्थ भी बोला, अब जैसे केला एक फल है, केला के अंदर भी ग्लूकोज भी होता है और पोटेशियम भी होता है। बहुत ज़्यादा पसीना निकलने में पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम सबका लॉस होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो बनाना का भी सेवन कर सकते हैं तरल पदार्थ में। ऐसा नहीं, उसमें लिक्विड लेकिन कम है, लेकिन ग्लूकोज उसमें ज़्यादा और पोटेशियम है तो वो फ़ायदा करेगा वो भी। जी तो सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें और हमारे दर्शकों को परिचय कराने के लिए कि लू क्या होता है, कैसे उससे बचाव किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने खान पान में शामिल करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई। तो आज डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ें जानी हमने, यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जाना और जाना कि लू से कैसे बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मियों में कौन कौन सी बीमारी लू के अलावा हमें हो सकती है, कैसे खुद का बचाव करें, खान पान में कौन सी चीज़ें शामिल करें, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम आप देख सकते हैं YouTube चैनल पर भी। उसके लिए आपको DD झारखंड के चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूरदर्शन अब टाटा स्काई में भी उपलब्ध है। 1145 में आप दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगले सप्ताह एक नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ फिर से मिलने आऊँगी आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।